हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बेटा सब ठीक होंगे और शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसे बेटा आप सभी को पता है कि मैं आपकी हिंदी की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जो कि आपके यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल का पेपर आ रहा है उसके लिए। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रैक्टिस सेट बड़े अच्छे लग रहे होंगे और शानदार तरीके से आप इसकी रिवीजन कर रहे होंगे। शानदार तरीके से मतलब इसकी आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन लेकर आता हूँ। ये चौथा आपका प्रैक्टिस सेट है बेटा, और आप सभी को पता है कि जो ये प्रैक्टिस सेट है और इसकी जो पीडीएफ है आप सभी को कहाँ मिलेगी। मैंने आपको बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप है बेटा, जिससे मैंने बच्चों को जोड़ रखा है, जिस वजह से आप सभी को वहां पर क्या मिल जाती है बेटा, पीडीएफ मिल जाती है। और जो नहीं जुड़े हुए बेटा वो जुड़ जाना। मेरी दूसरी वीडियो मैंने आपको बता रखा है किस नंबर पर आपको हाई भेजना। ठीक है, दूसरी बात बेटा, जब आप वीडियो देखते हो तो एक काम किया करो बेटा कि उसे लाइक और कमेंट जरूर करो और साथ में शेयर भी किया करो, जिससे ये होता है कि बेटा अगर जिसको नहीं पता है ना तो वो भी उसका क्या कर लेंगे बेटा, रिवीजन कर लेंगे, वे भी अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो बेटा चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बेटा ये है कि गलत विलोमार्थी युग्म चुनना है आपको बेटा। कौन सा आपका है? तो पहला ऑप्शन है बेटा, अचेत का विलोम सचेत होता है, अर्जन का वर्जन होता है, आगत का अनागत। क्या बेटा ये गलत है? या अगर देखें बेटा यहाँ पर इष्ट का अविष्ट, क्या ये गलत है? बताइए बेटा आप क्या लगाओगे इसका आंसर? सब जने बताइए बेटा क्या लगाओगे आप इसका आंसर? तो अगर बेटा आपने आंसर डी लगाया होगा तो ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आंसर अगर आपने डी लगाया होगा तो ये बिल्कुल सही आंसर होगा। मैं इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ बेटा। देखो, अचेत की अगर बात करें बेटा तो अचेत का मतलब होता है, एक मिनट के लिए, जो चेतना शून्य होता है। क्या होता है बेटा? चेतना रहित। चेतना रहित को ही अचेत कहा जाता है, जो सावधान नहीं होता। ठीक है, जिसे बेहोश भी कह सकते हैं। और इसका विलोम बेटा सचेत होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सचेत का मतलब होता है सावधान। क्या होता है बालकों? सावधान रहना। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जबकि बेटा अर्जन का मतलब आपका होता है कमाना या इकट्ठा करना। तो कमाना, अर्जन का मतलब क्या होता है बेटा? कमाना, कमाना। ठीक है, और इसका विलोम बेटा वर्जन होता है। वर्जन का मतलब आपको एक तरह से छोड़ना होता है। वर्जन का मतलब क्या होता है बेटा? छोड़ना या बेटा त्याग। ठीक है, तो ये भी आपका हो सकता है। कहीं कहीं बेटा अर्जन का विलोम व्यन भी होता है। क्या होता है? व्यन, क्योंकि व्यन माने होता है बेटा खर्च करना। क्या होता है बेटा? खर्च करना होता है। तो ये भी आपका हो सकता है। कभी कभी ऑप्शन में बेटा वर्जन नहीं देता है, व्यन वर्ड भी आपका आ जाता है। ठीक है, जबकि बेटा आगत की बात करें तो आगत का मतलब होता है बालकों आया हुआ। आगत का मतलब क्या होता है बालकों? आया हुआ। आगत का अर्थ होता है आया हुआ। और बेटा यहाँ पर अपोजिट दे रखा है इसका अनागत। तो अनागत का मतलब होता है बालकों न आया हुआ। न आया हुआ। ठीक है, न आया हुआ। तो ये भी बालकों आपका सही है। ठीक है, ये भी आपका सही है। तो कहने का मतलब ऑप्शन डी इसलिए गलत है बेटा, क्योंकि अगर बात करें हम बेटा यहाँ पर ईस्ट की, तो ईस्ट माने होता है बेटा चाहा। चाहा हुआ, चाहा हुआ, उसे कहते हैं बेटा ईस्ट। तो इसका अपोजिट अनिष्ट होता है। क्या होता है बेटा? अनिष्ट होता है। और जैसे कि बेटा आप सभी ने देखा यहाँ पर ऑप्शन में अनिष्ट है नहीं अविष्ट दे रखा है, तो यही हो जाएगा आपका क्या? गलत। क्योंकि जैसे आगत, कभी कभी बेटा एक आहूत वर्ड भी आ जाता है, पूछ लेता है कि आहूत का विलोम क्या होता है। आहूत का मतलब होता है जिसे बेटा, जिसे बुलाया गया हो। जिसे, जिसे बुलाया गया हो। जिसे बेटा बुलाया गया हो, बुलाया गया हो, उसे कहा जाता है बेटा आहूत। और इसका अपोजिट कभी पूछेगा तो बालको इसका होता है अनाहुत। क्या होता है बालको? अनाहुत। और अनाहुत का मतलब होता है जिसे बुलाया न गया हो। जिसे बुलाया न गया हो। जिसे बुलाया न गया हो, न गया हो, उसे कहा न गया हो, उसे कहा जाता है बालको अनाहुत। तो उम्मीद करता हूं आपको चारों ऑप्शन अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे बेटा, कि अचेत का विलोम आपका सचेत बिल्कुल सही है, अर्जन का वर्जन सही है, आगत का अनागत होता है ये भी आपका सही है, जबकि इष्ट का अविष्ट नहीं होता है, इष्ट का अनिष्ट होता है। ठीक है, चलिए ये आपको क्लियर हुआ। और आहत का विलोम पूछेगा तो अनाहत, क्योंकि आहत का अर्थ होता है जिसे बुलाया गया हो। ठीक है, कुछ देखो मैंने यहाँ पर अच्छे अच्छे विलोम शब्द की यहाँ पर श्रेणी लगा रखी है बेटा। अगर कभी आपसे पूछे कि लाचार का विलोम क्या होता है, तो लाचार का बेटा सशक्त होता है। कभी भी लाचार का पूछेगा तो सशक्त बताना है। आपसे निर्भीक का विलोम पूछेगा तो निर्भीक का आपका बेटा डरपोक, कायर या कातर बताना है। ये तीनों में से कोई एक ऑप्शन आपको मिलेगा। निर्भीक का मतलब कभी अगर पूछेगा तो निर्भीक जो डरा ना हो, डरा न होने वाला, उसे निर्भीक कहते हैं बेटा। और इसका विलोम पूछेगा तो डरपोक भी हो सकता है, कायर भी हो सकता है, और साथ में आपका कातर भी हो सकता है। अगर मान लो उसने पूछा आपसे पृथु का विलोम क्या होता है बेटा,
तो प्रथु का विलोम आपको बताना है यहाँ पर तनु। क्या बताना है बालको? तनु बताना है। जबकि संकुचित का विलोम पूछेगा तो संकुचित मान होता है किसी चीज को सिकोड़ना, तो संकुचित का विलोम बेटा आपको विस्तृत बताना है। विस्तृत ऑप्शन में ना हो तो व्यापक भी बताना है। व्यापक का मतलब होता है फैलाव करना है, विस्तृत करना है, विस्तार करना, ठीक है। तो संकुचित का विलोम आपका विस्तृत या व्यापक भी हो जाता है। सफेद का कभी विलोम पूछेगा बेटा तो सफेद का आपका सिया होता है, और सिया माने काला ही होता है। तो याद रखना सफेद का विलोम क्या बताना आपको? सिया, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, तो गलती मत करना। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, मैंने आपको बता दिया है कहाँ आपको पीडीएफ मिलनी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बेटा। तो आगे देखो बेटा कुछ और विलोम शब्द हैं। जैसे उसने पूछा कि लापरवाह का अगर कभी विलोम पूछेगा तो लापरवाह का बेटा आपको सावधान बताना है। जबकि क्रम का विलोम होता है बेटा व्यतिक्रम। बेटा अर्जन का भी मैंने आपको बताया, देखो अर्जन का एक विलोम व्ययन भी होता है, क्योंकि व्ययन माने खर्च करना, अर्जन माने कमाना। जबकि ठीड का विलोम पूछेगा बेटा तो ठीड का विनय होता है, ठीड माने दुष्ट होता है, और इसका विलोम विनय हो जाएगा बेटा। सदैव का विलोम पूछेगा तो सदैव का विरध या बेटा प्राय होता है सदैव का। जबकि वन स्थल का विलोम पूछेगा बालको तो वन स्थल का आपको मरुस्थल बताना है। क्या बताना है बेटा? मरुस्थल बताना है। जबकि छादन का विलोम पूछा जाता है तो छादन का बेटा प्रकाशन होता है। क्या होता है बेटा? प्रकाशन। छादन का कभी विलोम पूछेगा तो आपको प्रकाशन बताना है। तरुण्य का कभी विलोम पूछेगा तो आपको वर्धकीय बताना है बेटा। और अमावस्या का विलोम पूछेगा तो आपको पूर्णिमा बताना है। और कृष्ण पक्ष का कभी विलोम पूछेगा तो आपको शुक्ल पक्ष बताना है। और प्रज्ञा का विलोम पूछेगा तो आपको अविवेकी बताना है। ये ऐसे आपको प्रैक्टिस करा दूंगा बेटा। अगर आप मेहनत से पढ़ रहे होंगे ना तो एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये वादा मेरा है। बस आप इसका रिवीजन करो, पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगी। पीडीएफ के लेकर उसका अच्छी तरीके से रिवीजन करो, एक नहीं 2 बार वीडियो आप देखो, ठीक है ना। और लाइक कमेंट करना मत भूलना, ये बात हमेशा याद रखना। तो बेटा प्रज्ञा का विलोम क्या होता है? अविवेकी। आगे देखिए बेटा, आगे और देखो। अगर मान लो उसने पूछा कि अमृत का विलोम क्या होता है तो बेटा अमृत का आपको विष बताना है। अगर उसने शांत का विलोम पूछा बेटा तो शांत का आपको उत्तेजित या अशांत बताना है बेटा। अगर सृजन का विलोम पूछा बेटा तो सृजन का आपको संहार बताना होता है। और लोलुप का विलोम कभी पूछे कि लोलुप का विलोम क्या है तो बेटा लोलुप का विलोम आपका संतुष्ट होता है। क्या होता है बेटा? संतुष्ट। यौवन का पूछेगा तो आपको वार्धक्य बताना है। और तृप्ति का कभी विलोम पूछेगा तो आपको तृष्णा बताना है बेटा। और कुत्सा का विलोम पूछेगा तो कुत्सा का आपको प्रशंसा बताना है। कुत्सा का कभी विलोम पूछेगा तो आपको क्या बताना है बेटा? प्रशंसा बताना है। और अनुमोदन का कभी विलोम पूछेगा तो अनुमोदन का बेटा आपको विरुद्ध बताना होता है। और पर्णकुटी का विलोम पूछेगा तो बेटा पर्णकुटी का आपको प्रसाद बताना होता है। और स्तुतीय का पूछेगा तो आपको निंदीय या हे बताना होता है। और जबकि बेटा मंथर गति का विलोम पूछता है तो मंथर गति का आपको सत्वर गति बताना होता है, ठीक है बेटा। इनके में चाहता तो तुम्हें अर्थ भी हाथों हाथ बता देता, लेकिन क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। एक में अलग से विलोम शब्द की सभी चैप्टरों की अलग से वीडियो लाऊंगा, तब मैं आपको बड़े शानदार तरीके से इनके अर्थ के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप यहाँ पर रिवीजन करो, एक बार इनको रिवीजन करना। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, मैंने आपको बता दिया व्हाट्सएप ग्रुप पे, कई बार बता रहा हूँ, वहां पर ये पीडीएफ आप ले लेना, ठीक है ना बेटा। चलिए, और ये किस नंबर पे, मैंने पिछली वाली वीडियो देखना, आपको वहां क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं बेटा। यहाँ पर आगे देखो, अगर अनिवार्य का विलोम पूछेगा बेटा तो अनिवार्य का आपको वैकल्पिक बताना है। जबकि मधुर का विलोम पूछेगा तो आपको कटु या कर्कश बताना है। और अनय का विलोम पूछेगा तो आपको न्याय बताना होता है बेटा। और अनक का विलोम पूछेगा तो आपको अग या अघी बताना होता है। तो क्रोध का विलोम पूछेगा तो आपको क्या बताना पड़ेगा बेटा? शांत बताना पड़ता है। क्रोध का विलोम अगर पूछेगा, क्रोध का विलोम या क्रोध का विलोम पूछेगा बेटा तो क्या बताना पड़ता है आपको? शांत बताना पड़ता है। और कभी कभी क्रोध का कृपा भी हो जाता है बेटा, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं बेटा। तो देखो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन जाना विलोम शब्द, और जो मेन अच्छे अच्छे विलोम शब्द होते हैं मैं वहां पर सूची आपको लाता हूँ। धीरे धीरे आपके सारे विलोम शब्द भी कवर होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन कहता है कि मंगलेश डबराल को, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा यहाँ पर कि मंगलेश जो डबराल है बेटा यहाँ पर, तो मंगलेश डबराल को, क्योंकि आपको आंसर दिखाई दे जाएगा बेटा, मैं यहाँ थोड़ा सा यहाँ पर रख देता हूँ कि मंगलेश डबराल को बेटा, ठीक है। अब थोड़ा ये चलिए बात करते बेटा यहाँ पर कि ये बात करी गई है कि मंगलेश डबराल को हम जो देखते हैं, बड़े अच्छे कवि बेटा मंगलेश डबराल, इनकी एक रचना है बेटा, उपन्यास है ये। हम जो देखते हैं ये क्या है? एक उपन्यास है, याद रखना बेटा। हम जो देखते हैं ये क्या बाल को? एक उपन्यास है। और पूछा गया है कि इस उपन्यास, हम जो देखते हैं बेटा ये क्या है? ये एक उपन्यास है इनका, ये इनका क्या है बेटा? एक उपन्यास है। तो इस काव्य संग्रह के लिए कौन सा पुरस्कार मिला, ठीक है।
बताइए जरा, ये काव्य संग्रह है, ये उपन्यास नहीं बेटा, काव्य संग्रह होगा इनका, ये काट देना पर। तो इस काव्य संग्रह के लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला, बताइए बेटा सब जने। तो बेटा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, पद्मश्री मिला या सलाका सम्मान मिला। तो अगर बेटा आप सभी ने इसका आंसर लगाया होगा बी ऑप्शन, तो ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो हम जो देखते हैं इन्हें बेटा इसमें 2000, कब बेटा 2000 में इन्हें क्या मिला था बेटा, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किसे मिला था बेटा, मंगलेश डबराल को 2000 में हम जो देखते हैं इस पर इन्हें क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है ना। चलिए बेटा अब थोड़ा मैं इसके बारे में बताता हूँ बेटा, मंगलेश डबराल के बारे में। तो जरा ध्यान से देखना बेटा सब जने। देखो यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ कि सब चीज आपको क्लियर हो जाएगी। अब जैसे हमने इसके बारे में पढ़ा मंगलेश डबराल के बारे में, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर जानते हैं। इनका जीवन परिचय, इनकी रचना पढ़ते हैं बेटा अच्छी तरीके से। ठीक है, इनका जीवन परिचय और इनकी क्या पढ़ते हैं बेटा, रचना पढ़ते हैं। अब देखो जरा यहाँ पर क्या क्या है इनका पॉइंट बेटा। अच्छा यहाँ पर कि अगर पूछे बेटा जो मंगलेश डबराल है बेटा, इनका जो जन्म हुआ था वो 16 मई 1948 को हुआ था, कभी अगर पूछे। और ये कहाँ हुआ था बेटा, टिहरी गढ़वाल में, और ये कहाँ पड़ता आपका, उत्तराखंड में। ठीक है, और इनका जो निधन हुआ था बेटा वो 9 दिसंबर 2020 को कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इन्हें बेटा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 2000 में। और जो बेटा हम जो देखते हैं ये इनकी रचना, और ये क्या था बेटा, इनका एक काव्य संग्रह था, उपन्यास नहीं था बेटा, ये क्या था आपका, काव्य संग्रह था। तो कभी अगर पूछे बेटा मंगलेश डबराल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला, तो हम जो देखते हैं इस पर मिला। कब मिला, 2000 में। और इनका जो जन्म हुआ था बेटा वो 16 मई 1948 को टिहरी गढ़वाल जो उत्तराखंड में पड़ता है। और इनकी मृत्यु बेटा 9 दिसंबर 2020 को हुई थी। कहाँ हुई थी बेटा, दिल्ली में। और उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हम जो देखते हैं इस काव्य संग्रह पर 2000 में। अगर बात करें बेटा तो उनकी रचनाओं में पहाड़ी जीवन, विस्थापन, स्मृति, संघर्ष और समकालीन राजनीति प्रमुख विषय शामिल है। इन विषयों पर इतने अपनी रचनाओं का वर्णन करा है। ठीक है बेटा। तो आगे देखो बेटा, और इसमें कि जो मंगलेश डबराल है बेटा, इनके बारे में अगर और तमीज से अगर आपको मैं बताऊं बेटा, और तमीज से इनके बारे में अगर चर्चा करें, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए तो और तमीज से अगर देखें बेटा यहाँ पर, तो जो मंगलेश डबराल की प्रमुख रचनाएं, इनके बारे में बेटा हम जान लेते हैं। ठीक है, जितनी भी रचनाएं जो मोस्ट मैंने यहाँ पर लिख दी है, आपको दिक्कत नहीं होगी भाई साहब, आप पढ़ लो एक बार। जैसे काव्य संग्रह की बात करते बेटा, तो पहाड़ पर लालटेन, कभी पूछे बेटा किसकी रचना है, ये काव्य संग्रह किसका बेटा, तो मंगलेश डबराल का बताना है। और ये किस पर थी बेटा, पहाड़ के जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों का यथार्थ चित्रण, इसके लिए जानी जाती थी। इसके लिए घर का रास्ता पूछे बेटा, तो भी इनका है। और स्मृतियों को, ये पूरा विषय मैंने आपको बता दिया बेटा, सब मिल जाएगी। तो घर का रास्ता भी इनकी रचना बेटा। हम जो देखते हैं बेटा, मैंने आपको बता दिया, इन्हें 2000 में पुरस्कार मिला है। आवाज भी एक जगह है बेटा, ये 2000। ठीक है, नए युग में शत्रु बेटा, ये भी इनकी रचना है। आवाज भी एक जगह, ये भी इनकी रचना है। हम जो देखते हैं बेटा, ये भी इनकी रचना है। घर का रास्ता, ये भी बेटा इनकी रचना है। और नए युग शत्रु अगर पूछे, ये भी इनकी रचना। ये सब क्या है बेटा, काव्य संग्रह है। और एक किस पर आधारित, ये सब मैंने साइड में बेटा लिख रखे हैं। ठीक है, आवाज और पहचान से जुड़ी कविताओं से रिलेटिव बेटा, ये कभी कभी पूछ लेता है कि पहाड़ के जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों का यथार्थ चित्रण मंगलेश डबराल की किस रचनाओं पर मिलता है, तो बेटा पहाड़ की लालटेन पर मिलता है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है बेटा। कुछ बेटा यहाँ पर इनकी गद्य रचना है, इनके बारे में जानते हैं। अगर पूछे एक बार फिर घर में, ये किसकी रचना है, तो ये भी बेटा इनकी है, जो आत्मीय संस्करण पे यात्रा व्रत पर आधारित है। ये पूछे बेटा लेखकों के बहाने, ये किसकी है, ये भी इनकी बतानी है बेटा, जो साहित्य और समाज पर आलोचनात्मक लेख पर आधारित है। और यात्राएं भी घर जैसी होती है, ये भी अगर पूछे बेटा किसकी रचना है, तो भी बेटा आप सभी को इनकी बतानी है। तो बताओ बेटा सब जने, एक एक चीज आपको क्लियर समझ में आ रही है ना। हर चीज आपको अगर एक क्वेश्चन आएगा तो पूरा उसका इतिहास कंप्लीट कर दूंगा, जो दोबारा अगर एक क्वेश्चन बने तो वो कभी गलत ना जाए। बस आप मेहनत से बेटा पढ़ते रहो, यही बेटा। आगे देखो बेटा यहाँ पर कि अगला क्वेश्चन कहता है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी, बताइए बेटा सब जने कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। बताओ बेटा किसे माना जाता है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई आप किसे मानोगे, शब्द को, वर्ण को, अक्षर को, ध्वनि को, क्या आंसर लगाओगे इसका बताओ। जो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है वो क्या है बेटा। तो अगर बेटा आपने सबने आंसर लगाया होगा बेटा ए ऑप्शन, तो एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई पूछेगा तो आपको क्या बताना बेटा, शब्द बताना है। क्योंकि अगर मैं बात करूं आपसे बेटा यहाँ पर, तो थोड़ा सा आप जान लो कि जब हिंदी वर्णमाला पढ़ते हो तो हिंदी वर्णमाला में भाषा की इकाइयां होती हैं। क्या होती है बेटा, भाषा की इकाइयां। तो बेटा भाषा की जो
कुल इकाई होती है ना, भाषा की जो बेटा कुल इकाइयां होती हैं या कुल जो इकाई होती हैं, तो याद रखना बे आपकी होती है 8। कितनी होती है बालको? 8। कभी भी भाषा की कुल इकाई पूछेगा तो आपको 8 बतानी है, जिसमें बेटा पहली होती है आपकी जिसका नाम होता है ध्वनि। पहली इकाई क्या होती है बालको? ध्वनि। ठीक है। दूसरी इकाई जो होती है बेटा वो आपकी होती है वर्ण। तीसरी इकाई जो होती है बेटा वर्ण के बाद वो होती है आपकी बेटा अक्षर। तीसरी इकाई जो मानी गई है वो अक्षर मानी गई है। और चौथी जो इकाई मानी गई है बेटा वो अक्षर के बाद जो बना है वो आपका शब्द बना है। और पांचवी जो मानी गई है, पांचवी मानी गई है बेटा आपकी पद। और जबकि छठी की बात करेंगे बेटा तो छठी मानी गई है आपकी बेटा पदबंध। कौन सी मानी गई है बालको? यहाँ पर पदबंध। और बेटा सातवीं की बात करेंगे तो सातवीं मानी गई है बेटा यहाँ पर उपवाक्य। क्या मानी गई है बालको? यहाँ पर उपवाक्य। और जबकि आठवीं की बात करेंगे तो आठवीं होती है बालको आपकी वाक्य। तो कभी भी अगर आपसे पूछेगा कि भाषा की कुल इकाइयां कितनी होती हैं तो आप सभी को बेटा 8 बतानी है। कितनी बतानी है? 8। जैसे कि बेटा ध्वनि है, इसके बारे में अगर थोड़ा थोड़ा मैं सबको लेकर चलूं बेटा, तो ध्वनि की अगर बात करें तो ये ध्वनि क्या है इसके बारे में बताता हूं। देखो, ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई मानी जाती है। कैसी इकाई मानी जाती है? मौखिक मानी जाती है, क्योंकि ये मुख के द्वारा बोली जाती है। ठीक है। और इसे कानों के द्वारा बेटा सुना जाता है। तो ध्वनि जो है बेटा भाषा की सबसे छोटी क्या है? एक मौखिक इकाई है। कैसी है बेटा? ये मौखिक इकाई है। तो कभी भी पूछे भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई तो ध्वनि बताना है। ध्वनि को हम सुनते हैं तो बेटा इसे हम श्रव्य भी कहते हैं। तो याद रखना, भाषा की सबसे छोटी श्रव्य इकाई भी पूछेगा तो आपको ध्वनि बतानी है। पूछे कि ध्वनि की सबसे छोटी अखंडित इकाई क्या है, तो बेटा अखंडित इकाई भी आपको ध्वनि बतानी है, क्योंकि ध्वनि को हम तोड़ नहीं सकते। और कभी अगर पूछे कि भाषा की सबसे छोटी अस्थायी इकाई क्या है, तो आपको बेटा अस्थायी इकाई भी आपको ध्वनि ही बतानी है। क्या बतानी है बाल को? ध्वनि बतानी है, क्योंकि ध्वनि कभी भी एक जगह टिक कर नहीं रहती है, इसी कारण से अस्थायी कहा जाता है। ध्वनि को हम कानों द्वारा सुनते हैं इसलिए इसे श्रव्य कहते हैं। ध्वनि को बोलते हैं इसलिए मौखिक कहते हैं। दूसरी बात, ध्वनि को हम तोड़ नहीं सकते इसलिए इसे हम अखंडित के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन ऐसी बनेगा कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई तो ध्वनि, अखंडित इकाई ध्वनि, श्रव्य इकाई ध्वनि और अस्थायी किसे बतानी बेटा? ध्वनि। जब बेटा ध्वनि से काम नहीं चला तो फिर आपकी दूसरी इकाई बनी बेटा आपकी कौन सी बड़ी? वर्ण। क्या बनी बालको? आपकी वर्ण। तो वर्ण जो हुआ बेटा, वर्ण जब ध्वनि मौखिक है तो वर्ण बेटा आपका क्या हुआ? लिखित हुआ। तो कभी पूछे भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई तो आपको वर्ण बतानी है। भाषा की सबसे छोटी बेटा अगर पूछे स्थायी इकाई, क्योंकि ध्वनि बेटा एक जगह नहीं टिक कर रही तो उसे टिकने के लिए बेटा वर्ण की जरूरत पड़ी, तो इसलिए हमने वर्ण को स्थायी मान लिया, इसलिए वर्ण बेटा स्थायी इकाई कहलाता है। तो भाषा की सबसे छोटी स्थायी इकाई पूछेगा। लेकिन अगर पूछे कि भाषा की सबसे छोटी अखंडित इकाई, तो याद रखना बेटा वर्ण भी अखंडित होता है और बेटा ध्वनि भी अखंडित होता है। ठीक है। अगर ये पूछे आपसे कि भाषा की सबसे छोटी अखंडित इकाई क्या है, तो दोनों ही होते हैं, ध्वनि भी और वर्ण। लेकिन अगर मान लो दोनों ही ऑप्शन में हो बेटा, अगर मान लो ध्वनि भी ऑप्शन में हो और बेटा वर्ण भी ऑप्शन हो और पूछा जा रहा है अखंडित इकाई, तो याद रखना इन दोनों में पहले उसे लगाया जाता है जो पहले आती है, और सबसे पहले क्या आती है बेटा? ध्वनि। तो इसलिए इसे क्या लगाया जाएगा? पहले ध्वनि। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। दूसरी बात अगर बात करें, अब ये कहता है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई पूछ रहा है। सार्थक का मतलब बेटा जिसका कोई अर्थ हो, लघुत्तम मतलब छोटी, इकाई का मतलब इकाई। अब देखो ध्वनि कोई सार्थक नहीं होती है, ना ही वर्ण कोई सार्थक होता है, ना ही अक्षर सार्थक होता है। जैसे हम बेटा शब्द पर आते हैं, किस पर आते हैं बेटा? शब्द पर। और तुम्हें सभी को पता है कि इकाइयों में सबसे पहले अर्थ देना शुरू करती है बेटा शब्द, और इसी कारण ध्वनि की सार्थक लघुत्तम इकाई जो मानी गई 8 में सबसे पहले वो क्या मानी गई? शब्द मानी गई। इसी कारण आंसर क्या आएगा बेटा इसका? ए ऑप्शन। क्या आएगा बालको? ए ऑप्शन। ठीक है, गलती मत करना, समझ में आ गया होगा आप सभी को। अगर भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई पूछेगा तो आपको शब्द बतानी है। ठीक है। लेकिन अगर मान लो उसने कहा आपसे कि उसने कहा भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है, उसने कहा बालको आपसे कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई, अगर उसने सबसे बड़ी इकाई पूछा है, भाषा की सबसे बड़ी इकाई पूछा है, ठीक है, तो आप याद रखना बेटा भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? आप सभी को पता है भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? आपकी वाक्य। तो आप सभी को जवाब देना पड़ेगा, फिर क्या? वाक्य देना पड़ेगा। ठीक है।
या मान लो उसने कह दिया कि भाषा की सार्थक इकाई क्या है, भाषा की सार्थक इकाई क्या है, ठीक है, सार्थक इकाई पूछे खाली ऐसी, तो भाषा की सार्थक इकाई पूछे तो भी आपको क्या बतानी है बेटा, वाक्य बतानी है। और पूछे भाषा की प्रथम सार्थक पूछे, ठीक है, या भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई पूछे तो बेटा वो तो आपके शब्द हो जाएगी, लेकिन नॉर्मल ऐसी कहे ना भाषा की सार्थक इकाई, तो आपको क्या बतानी है बेटा, वाक्य बतानी है। उम्मीद करता हूं आपको इकाइयों से अगर कोई क्वेश्चन बने तो गलती नहीं करोगे, ठीक है, सारी इकाइयों से मैंने आपको बता दिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। तो अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन है कि मृतक संस्कार पर शोक गीत गाने वाला क्या कहलाता है बेटा। कुमाऊनी से रिलेटिव बेटा आपका एक वनवर्ड है, आप सभी को बताना है इसका आंसर क्या है। कुमाऊनी से रिलेटिव आपका एक वनवर्ड है बेटा कि मृतक संस्कार पर शोक गीत गाने वाला क्या कहलाता है कुमाऊनी भाषा में, बताइए बेटा क्या आंसर लगाओगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बताइए जरा क्या कहलाता है। रणबोलिया कहलाता है, जगरिया कहलाता है, डंगारिया कहलाता है, ग्वाला कहलाता है, बताओ क्या कहलाता है, सब जने बताओ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आया हुआ क्वेश्चन है आपका यूके ट्रिपल एससी में। तो अगर बेटा आपने आंसर यहाँ पर लगाया होगा ए ऑप्शन, तो इज द करेक्ट आंसर कि मृतक संस्कार पर शोक गीत गाने वाला क्या कहलाता है, तो याद रखना वो आपका रणबोलिया कहलाता है। क्या कहलाता है बाल को, वो रणबोलिया कहलाता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। कुछ देखो मैंने यहाँ पर वनवर्ड दे रखे हैं कुमाऊनी से रिलेटिव, जितने भी मोस्ट वनवर्ड है आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है, रिवीजन करते हैं एक बार। कुमाऊनी भाषा वनवर्ड ठीक है, ग्राम जीवन और व्यवसाय से जुड़े, ठीक है, जो ग्राम्य और जीवन से जुड़े वनवर्ड होते हैं उनके बारे में जानते हैं, जरा ध्यान सुनना। कुमाऊनी में बेटा जो हल चलाता है या खेत जोतने वाला होता है उसे क्या कहा जाता है कुमाऊनी भाषा में, तो उसे हलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, उसे हलिया। तो कुमाऊनी भाषा में बेटा जो हल चलाता है, जो खेत जोतता है उसे हलिया कहते हैं। अर्थात कुमाऊनी गांव में खेती करने वाले को ही क्या कहा जाता है बेटा, हलिया कहा जाता है। जो कुमाऊनी गांव होते हैं जहां कुमाऊनी भाषा बोली जाती है, जो कुमाऊनी लोग होते हैं जो कुमाऊनी भाषा बोलते हैं, तो वहां के जो गांव के लोग होते हैं और वहां पे जो खेती करने वाले जो होते हैं उनको बेटा क्या कहा जाता है, हलिया कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। अगला पॉइंट, जो घास काट कर लाता है कुमाऊनी भाषा में उसे क्या कहा जाता है बेटा, जो घास काट कर लाता है उसे बेटा घसियार कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, उसे घसियार कहा जाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, कभी अगर पूछे कि जो घास काट कर लाता है उसे क्या कहते हैं, घसियार। जैसे बेटा ज्यादातर महिलाएं जाती है पहाड़ों पर, कि महिलाएं प्राय सिर पर टोकरी भर घास ढोती है, उन्हें बेटा क्या कहा जाता है, घसियारिनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अगर कोई पुरुष काट रहा है, पुरुष ला रहा है काट कर, तो उसे घसियार कहा जाएगा, और महिला के प्रति आ रहा है तो उसे घसियारनी कहा जाता है। इन प्रत्यय लग जाता है, मतलब कि घसियार का स्त्रीलिंग बन जाता है बेटा आपका, ठीक है ना। तो याद रखना इन चीजों के बारे में। और देखो बेटा आगे आगे, अरे आप ना पीडीएफ लो और इसको देखो, एक नहीं 2 बार वीडियो देखो और इसका रिवीजन करो। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मेहनत करो मेरे साथ। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करूँ आपके लिए कि आपका कोई क्वेश्चन ना जाए, बस आप मेरे साथ मेहनत करिए बेटा, कि इस बार अपने माइंड में ये सेव कर लेना कि यूके ट्रिपल एससी में हिंदी में से कोई क्वेश्चन ना कटे, ठीक है ना। बस आप मेहनत करिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बेटा। आगे देखो, अगला कहता है कि जो दूध निकाल कर बेचता है, ठीक है, जो दूध निकाल कर बेचता है कुमाऊनी भाषा में, या मेवासी पालता है, ठीक है, मेवासी पालता है, उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे ग्वाला कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे ग्वाला। अर्थात दूध दही बेचने वाले को कुमाऊनी भाषा में क्या कहा जाता है बेटा, ग्वाला कहा जाता है, ठीक है। जो भेड़ बकरियां चराता है बेटा उसे क्या कहते हैं कुमाऊनी में, तो गडरिया, या बेटा उसे बखाड़ी के नाम से जानते हैं। बड़ा अच्छा शब्द है कि जो भेड़ बकरियां चराता है उसे गडेरिया या उसे बखाड़ी के नाम से जानते हैं। आगे देखो बेटा, कुमाऊनी बोली में जो बकरियां चराने वाले को बेटा क्या कहा जाता है, बखाड़ी। क्या कहा जाता है, बखाड़ी। जो कुमाऊनी बोली में जो बकरियां चराता है या चराने वाला होता है उसे क्या कहा जाता है बेटा, बखाड़ी। ये बात आपको याद रखनी है। जो ऊन से बुनाई करता है उसे कुमाऊनी में क्या कहा जाता है, कुमाऊनी बोली में बेटा जो ऊन से बुनाई करता है उसे बुनकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बालको, उसे बुनकर। और करवा चलाकर कपड़े बुनने वाला ही क्या कहलाता है बेटा, बुनकर ही चला, मतलब बुनकर ही कहलाता है, ठीक है। करवा चलाकर कपड़े बुनने वाला ही क्या कहलाता है आपका, बुनकर। ये बात आपको याद रखनी है। आगे देखो, जो गांव का मुखिया होता है उसे बेटा मंडल या प्रधान कहा जाता है, और पहले गांव के नेतृत्व में मंडल करता था। पहले गांव का नेतृत्व कौन करता था बेटा, मंडल करता था। किसी भी गांव का पहले जो नेतृत्व किया जाता था वो मंडल करता था। तो याद रखना, जो गांव का मुखिया होता है उसे मंडल या प्रधान कहते हैं। जो ढोल दमाऊ बजाता है
उसे ढोली के नाम से जानते हैं बेटा कुमाऊनी में। कौन? जो ढोल दमाऊ बजाता है उसे ढोली। अर्थात पर्व, शादी व जागर आदि में वाद्य बजाने वाले को क्या कहा जाता है? ढोली कहा जाता है कुमाऊनी भाषा में। ठीक है, आगे देखो बेटा, जो जागर गाता है बेटा, जो जागर गाता है उसे, जो जागर दाता अर्थात देवता आवाहन करता है, जो जागर दाता मतलब देवता आह्वान करता है उसे कहते हैं जागरिया। क्या कहा जाता है उसे? जागरिया। बेटा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि जो जागर करता है इसका मतलब होता है जो देवता आह्वान करता है उसे कहते हैं बेटा क्या? जागरिया कहा जाता है। और देवताओं को बुलाने और कथा गाने वाले को क्या कहते हैं बेटा? जागरिया। याद रखना, देवताओं को बुलाने के लिए और कथा गाने वाले के लिए एक मिनट क्या आता है कुमाऊनी भाषा में बेटा? जागरिया आता है। ये बात आपको याद रखनी है। देखिए बेटा बहुत अच्छे अच्छे वर्ड है यहाँ पर। जैसे और देखो, जो गांव में संदेश फैलाता है बेटा उसे क्या कहते हैं? उसे गोठियार कहा जाता है या उसे गड़िया कहा जाता है कुमाऊनी बोली में। जो गांव में संदेश फैलाता है उसे कुमाऊनी बोली में क्या कहा जाता है? उसे बताइए जरा। उसे कुमाऊनी बोली में गोठियार या गड़िया कहा जाता है। मतलब कि पुराने समय में संदेश वाहक, पुराने समय में जो संदेश वाहक होता है उसे कुमाऊनी बोली में क्या कहा जाता है? गोठियार या गड़िया के नाम से जानते हैं। जो रसोई का काम करता है बेटा कुमाऊनी बोली में उसे कहा जाता है भटियारा। क्या कहा जाता है बेटा? भटियारा। जो रसोई का काम करता है कुमाऊनी बोली से भटियारा, अर्थात कुमाऊनी शब्द रसोई के लिए। ठीक है, अब थोड़े लोक सांस्कृतिक और परंपरा से जुड़े इनके बारे में जानते हैं बेटा। अगर आपसे पूछे बेटा लोक गीत गाने वाले को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है हुरकिया बोल। क्या कहा जाता है बेटा? हुरकिया बोल। कुमाऊनी बोली में जो लोकगीत गाता है बेटा उसको कहते हैं हुरकिया बोल। क्या कहते हैं बेटा? हुरकिया बोल। अर्थात ढोलक हुरका की थाप पर गीत गाने वाला। ठीक है, ढोलक हुरका की थाप पर गीत गाने वाले को ही क्या कहा जाता है? हुरकिया ढोल। लोक कथा या कथा सुनाने वाला क्या कहलाता है बेटा? तो उसे कहते हैं बेटा कथावाचक। अर्थात गांव में महाकाव्य और लोक कथा सुनाने वाला क्या कहलाता है? कुमाऊनी बोली में कथावाचक कहलाता है। और जो मृतक संस्कार में शोक गीत गाता है उसे रणबोलिया। जो मैंने आपको बताया बेटा अभी, जो मृतक संस्कार में शोक गीत गाता है उसे रणबोलिया। अर्थात मृत्यु के अवसर पर गाने वाला, जो मृत्यु के अवसर पर गाने वाला होता है उसे बेटा रणबोलिया के नाम से जानते हैं। आगे देखो, जो गीत में व्यंग्य करता है उसे झमेलू गायक कहा जाता है बेटा। जो गीत में व्यंग्य करता है उसे कुमाऊनी बोली में झुमेलो गायक के नाम से जाना जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। आगे देखिए बेटा, विवाह या पर्व त्योहार में, ठीक है, विवाह या पर्व त्योहार में, ठीक है, वो उसका ही है। आगे बेटा, जो देवता को नचाता है या देव आवाहन में उसे कहते हैं बेटा डंगारिया। क्या कहा जाता है बेटा? डंगारिया। अर्थात देवता के अवतारण के समय झूमने वाला व्यक्ति। तुमने देखा होगा कभी देवता के घर में जो व्यक्ति घूमते हैं, झूमते हैं, ठीक है, तो उसको कहा जाता है डंगारिया। क्या कहा जाता है उसे बेटा? डंगारिया। ये कुमाऊनी बोली की बात है बेटा। समाज व पेशों से जुड़े कुछ शब्द हैं बेटा, इनके बारे में भी और जान लेते हैं बेटा। ऐसे ही शब्द ज्यादा पूछे जाते हैं, व्यवसाय से जुड़े, ठीक है, खेतों से जुड़े, खेतियों से जुड़े, ऐसे शब्द ज्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आपको मेन शब्द ला रहा हूं बेटा। जैसे पशुओं का इलाज करने वाला क्या कहलाता है बेटा? वैद्य या जड़ी बूटी वाला कहलाता है। अर्थात पहाड़ों में जड़ी बूटी विशेषज्ञ। मदिरा बनाने वाला क्या कहलाता है बेटा? दारू बनाने वाला। ये उसे कहते हैं या मदिरा बनाने वाला या बेटा उसे दारू बनाने वाले को जांगरिया के नाम से जानते हैं कुमाऊनी बोली में। किसके नाम से? जांगरिया के नाम से जाना जाता है। लोहे का काम करने वाले को लोहार कहते हैं और लकड़ी का काम करने वाले को बेटा बढ़ाई या सुतार के नाम से जानते हैं। सोना चांदी गढ़ने वाले को सुनार कहते हैं कुमाऊनी में। और नदी पार करने वाले को डांगिया के नाम से नाविक के नाम से जानते हैं कुमाऊनी बोली में। ठीक है बेटा, आगे देखिए बेटा, मछली पकड़ने वाले को बेटा कुमाऊनी बोली में माछी कहते हैं। बाजार में सामान बेचने वालों को कुमाऊनी बोली में बनिया के नाम से जानते हैं। और जो हाट में गाना बजाना करता है उसे बजनिया के नाम से जानते हैं। और जो गांव में बैल घोड़े संभालता है उसे बेटा सेसी के नाम से जानते हैं। अब विशेष अवस्थाएं से रिलेटेड बेटा, जो गांव से बाहर रह रहा हो उसे प्रवासी कहते हैं कुमाऊनी बोली में। जो अपना घर छोड़ दे उसे कुमाऊनी बोली में विस्थापित कहते हैं बेटा। जो पहाड़ में रहता है उसे बेटा पहाड़ी कहते हैं। जो हर जगह घूमता है बेटा उसे भ्रमणकारी कहते हैं। जो अकेला रहता है उसे एकांतवासी कहते हैं। जो हमेशा सच बोलता है उसे सत्यवादी कहते हैं। ये बात आपको बेटा याद रखनी है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, रिवीजन करते रहना। ठीक है, आगे देखिए बेटा कि जो सब जगह प्रसिद्ध हो उसे ख्याति या बेटा उसे विख्यात कहते हैं।
जो लोक सेवा करता है उसे सेवक या बेटा समाज सेवी कहते हैं। जो धर्म कर्म करता है उसे पुजारी या पुरोहित कहते हैं। जो दान देता है उसे दानवीर कहते हैं। और लोक विशेष सेवाओं से जुड़े आदि और सब देखते हैं बेटा। जो खेत की रखवाली करता है उसे बेटा कुमाऊनी बोली में क्या कहते हैं? वाघर या रखवार कहते हैं बेटा। जो खेत की रखवाली करता है उसे कुमाऊनी बोली में वाघर या रखवार, और जो जानवरों के झुंड को संभाले उसे पालक कहते हैं कुमाऊनी बोली में। और जो शेर पकड़ता है उसे कुमाऊनी बोली में बागिन कहते हैं। जो पहाड़ काट कर रास्ता बनाए उसे कुमाऊनी बोली में खड़ीदार कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है बेटा ये वाला, याद रखना। जो पहाड़ काट कर रास्ता बनाए उसे खनीदार कहा जाता है पहाड़ी बोली में। जो पहाड़ों में ढोल दमाऊ के साथ नाचता उसे वजगी कहते हैं। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है बेटा कि जो पहाड़ों में ढोल दमाऊ के साथ नाचता उसे वजगी कहते हैं। और जो बेटा जो घर घर गाकर भिक्षा लेता उसे झोला या भाट कहते हैं। जो घर घर जाकर भिक्षा लेता झोला भाट, ये कुमाऊनी बोली के वनवर्ड है बेटा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। पीडीएफ मिल जाएगी, मैं फिर कह रहा हूँ रिवीजन करते रहो, ठीक है। बस लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलना बेटा। आगे देखिए, जो मृत्यु संस्कार में कर्म करता है उसे डोली कहते हैं बेटा। जो शादी विवाह में रिश्तेदारी निभाता है उसे सालिया कहते हैं बेटा। जो गांव के उत्सव का संचालन करता है उसे बड़ाई ढोली दल कहते हैं। गांव का चौकीदार होता है उसे गांव रखवारा कहते हैं। स्त्रियों से जुड़े कुमाऊनी शब्द बेटा, जो स्त्रियों से जुड़े होते हैं ये बड़े आस्ते हैं बेटा। स्त्रियों से जुड़े वाले याद कर लेना, बड़े मोस्ट है आपके, ये बहुत मोस्ट शब्द है बेटा आपके। अगर पूछे जो घास काट कर लाती है उसे घसियारिन कहते हैं। जो दूध बेचती है उसे ग्वालिन कहते हैं। जो जागर गाती है उसे जागरिन कहते हैं। जो विवाह गीत गाती है उसे मंगल गायनी कहते हैं बेटा। और जो लोक कला में नृत्य करती है उसे नाचिन के नाम से जानते हैं बेटा। ये कुमाऊनी बोली में है। समझ, उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते बेटा, पांचवा, और इसे भी जानते हैं अच्छी तरीके से ये क्या है। बताइए बेटा पांचवे का आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं? बताइए बेटा किस में? अमीर, गरीब, समूह, मिठास, जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा, रमीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य। कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें सभी भाववाचक संज्ञा होती है? बताओ। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं बेटा? भाववाचक संज्ञा वे संज्ञा होती है जो भाव है, अर्थात जिसे हम स्पर्श नहीं कर सकते, केवल उसे हम महसूस कर सकते हैं, ऐसी संज्ञा ही कहलाती है आपकी भाववाचक। तो अगर आपने बेटा इसका आंसर अगर आपने सी लगाया होगा तो एक करेक्ट आंसर होगा बेटा। अगर आप सभी ने इसका आंसर क्या लगाया होगा? सी, तो ये सही आंसर होगा बेटा। क्योंकि अगर ए ऑप्शन की बात करें बेटा तो यहाँ पर अमीर की बात करो, गरीब की बात करो, ठीक है। अगर मैं कहूँ बेटा अमीर क्या है इसमें, मैं आपसे को बाल को इसमें गरीब क्या है, ठीक है। तो बेटा अमीर और गरीब जो है ना ये बाल को विशेषण है, और वे बात कर रहा है भाववाचक संज्ञा की। विशेषण क्यों है? क्योंकि अगर मैं तुमसे कहूँ तो बेटा ये अमीर व्यक्ति, तो ये अमीर व्यक्ति व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, ठीक है। मैं तुमसे कहूँ बेटा गरीब आदमी, मैं कहूँ गरीब आदमी, तो आदमी कैसा है बेटा? गरीब है। तो इस आदमी की विशेषता गरीब और व्यक्ति की विशेषता अमीर, तो ये तो अमीर गरीब तो विशेषण हो गए, ये वैसे गलत हो गया। जबकि समूह की बात करें तो बेटा समूह एक समूह होता है जिसमें समूहवाचक संज्ञा होती है। कौन सी होती है? समूहवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। जैसे समूहवाचक संज्ञा जहां समूह का बोध होता है, जैसे मान लो अगर पूछे सेना कैसी संज्ञा है तो समूहवाचक है। पूछे जनता कैसी संज्ञा बाल को समूहवाचक है। पूछे टीम कैसी संज्ञा तो समूहवाचक है। पूछे दल कैसी संज्ञा तो समूहवाचक है। पूछे भीड़ कैसी संज्ञा है तो समूहवाचक है, ठीक है ना। जैसे परिवार पूछे परिवार कैसी संज्ञा तो बेटा ये भी आपकी समूहवाचक है। हुजूम पूछे बेटा हुजूम कैसी संज्ञा है तो ये भी आपकी मतलब की समूहवाचक संज्ञा होगी, ठीक है। जैसे पुंज पूछ ले या पुंज पूछे, या बाल को आपसे कुंज पूछे, पुंज पूछे, कुंज पूछे, ये सब क्या है बेटा? ये भी आपकी समूहवाचक संज्ञा है। ताश पूछ ले ताश, ये भी समूहवाचक है बेटा आपका। पुलिस पूछ ले पुलिस कैसी संज्ञा है, ये भी समूहवाचक है। कर्मचारी पूछे कर्मचारी कैसी संज्ञा बाल को, तो ये भी आपकी समूहवाचक संज्ञा होगी। और स्तवक पूछ ले स्तवक कि स्तवक कैसी संज्ञा बाल को आपकी, तो याद रखना बेटा कर्मचारी, कर्मचारी समूहवाचक। पूछे बेटा स्तवक कैसी संज्ञा स्तवक, तो स्तवक भी आपकी बेटा समूहवाचक है। गोंद पूछ ले बेटा गोंद कैसी है, तो भी समूहवाचक, क्योंकि स्तवक कहते हैं फूलों का गुच्छा,
किसका बेटा? फूलों का गुच्छा होता है, ठीक है। और गोंद होता है बेटा केलों का गुच्छा, किसका होता है? केलों का गुच्छा, ठीक है। तो गुच्छा भी आपका बेटा समूहवाचक ही संज्ञा, ठीक है। तो याद रखना ये शब्द बड़े अच्छे है बेटा। समूहवाचक संज्ञा वे संज्ञा होती है कि जिस संज्ञा से समूह या समुदाय का बोध होता है उसी को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। और इन समूहवाचक संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसलिए गलत है। जबकि जबकि हम मिठास की बात करें बेटा तो ये मिठास थी आपकी भाववाचक, मिठास आपकी कैसी बेटा? ये भाववाचक संज्ञा है, मिठास आपकी भाववाचक संज्ञा ही आपका सही था, लेकिन वो सभी विकल्पों की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए बात करें बेटा यहाँ पर ये बी ऑप्शन कैसे गलत है, क्योंकि जवानी, जवानी की बात करें बेटा तो जवानी चलो भाववाचक है, खटास भाववाचक संज्ञा है। जवानी की अगर बात करें बेटा तो जवानी जो है आपकी बेटा ये भाव है, चलो सही बात है। अगर बात करें तो बेटा खटास, खटास भी आपकी भाववाचक संज्ञा, चलिए ये दोनों तो आपकी बेटा भाववाचक संज्ञा थी। लेकिन यहां पर आगे जब तुम देखोगे ना पुस्तक, ये पुस्तक तुम देखोगे तो ये पुस्तक बेटा आपकी जातिवाचक संज्ञा होती है। कैसी होती है? जातिवाचक संज्ञा, तो इसलिए गलत हो गया यहां पर। जबकि बेटा गंगा की बात करूं तो गंगा प्रॉपर एक नदी का नाम है, तो ये गंगा यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा बनेगी। कैसी बनेगी बालको? यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा बनेगी। तो जो प्रॉपर एक का नाम होता है उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। पुस्तक तो कई सारी पुस्तक है ना बेटा, लेकिन पुस्तकों के नाम ले लूं मैं जैसे रामचरितमानस तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन पुस्तक कहने से आपका एक प्रॉपर एक व्यक्ति का नाम का बोध नहीं होता, एक वस्तु का बोध नहीं होता। यहाँ तो पुस्तक में कई सारी चीजें आ रही है, किसी को भी कह सकता हूँ। तो पुस्तक जातिवाचक है, जवानी खटास एक भाव होते हैं, तो इसलिए बेटा सारे नहीं भाव यहाँ पर ये गलत हो गए। लेकिन रमेला, रमीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये चारों ऑप्शन बेटा सही थे, ये आपकी भाववाचक संज्ञा थी। धैर्य चलो भाववाचक है, चलाकी भाववाचक है, उदासी भाववाचक है, लेकिन सूर्य नहीं था, क्योंकि सूर्य बेटा यहाँ पर कैसी है? व्यक्तिवाचक। तो इसी कारण बालको यहाँ पर जो गलत हुआ ना वो आपका डी ऑप्शन हुआ, ठीक है। क्योंकि सभी में हमें छांटनी थी, सभी ऑप्शनों में छांटनी थी कि सब में भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या है आपका? सी है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। भाववाचक में जैसे मान लो और भी होते हैं, जैसे प्रेम पूछ ले तो प्रेम भाववाचक संज्ञा बेटा, प्यार पूछ ले प्यार भाववाचक संज्ञा है, नफरत पूछ ले नफरत भी आपकी बेटा भाववाचक संज्ञा है, घृणा पूछ ले घृणा भाववाचक संज्ञा बेटा आपकी, ईर्ष्या पूछ ले तो ईर्ष्या भी बेटा आपकी भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। बुढ़ापा पूछ ले बुढ़ापा तो बुढ़ापा भी आपकी भाववाचक संज्ञा है। बचपन पूछ ले बेटा बचपन, बचपन भी भाववाचक संज्ञा है। बालको आपसे लड़कपन पूछ ले तो लड़कपन भी आपकी बेटा कैसी है? भाववाचक ही संज्ञा बनेगी, ये बात आपको याद रखना। आपा पूछ ले आपा भाववाचक है। जैसे अपनापन पूछ ले अपना, अपनापन भी बेटा कैसी है? आपकी भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा वे है जो बेटा भाव को व्यक्त करती है, ठीक है बेटा। चलिए क्लियर हुआ, आगे चलते हैं बेटा जरा। अगले क्वेश्चन को करते हैं कि हम के विषय में कौन सा कथन गलत है। हम बेटा एक सर्वनाम है और इस सर्वनाम में हमें ये छांटना है कि इसके संदर्भ में आपका कौन सा क्वेश्चन बेटा गलत होगा, बताइए। हम क्या है? ए ऑप्शन सही होगा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, बी ऑप्शन सही होगा एक वचन सूचक मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, या सी ऑप्शन गलत होगा बहुवचन सूचक सर्वनाम, या डी ऑप्शन गलत होगा बेटा। बताइए, आप बताइए क्या लगाओगे बेटा यहाँ पर, यहाँ आप क्या लगाओगे जो आपका गलत है। अगर बेटा आपने बी ऑप्शन लगाया होगा तो एक करेक्ट आंसर है, आपने अगर बी ऑप्शन लगाया होगा तो ये बिल्कुल बेटा करेक्ट आंसर है। क्यों है? क्योंकि मैं आपको बताता हूं। देखो एक सर्वनाम होता है जिसका नाम होता है बेटा पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है बालको? पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम की अगर बात करो बेटा तो जिस सर्वनाम से पुरुष अर्थात जाति, पुरुष या स्त्री होने की जाति का बोध होता है, याद रखना, जिस सर्वनाम से पुरुष व स्त्री की होने की जाति का बोध होता है बेटा, कि जिस सर्वनाम से पुरुष व स्त्री होने की जाति का बोध होता है, 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 उसी को पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है। इसके बेटा तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन, याद रखना। एक होता है बेटा उत्तम पुरुषवाचक। कौन सा होता है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक। एक होता है बालको इसे मध्यम पुरुषवाचक। कौन सा होता है? मध्यम पुरुषवाचक।
मध्यम पुरुषवाचक, ठीक है। और जबकि बेटा एक होता है इसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। क्योंकि बेटा सर्वनाम का मतलब ही होता है सबका नाम, सर्वनाम का मतलब ही क्या होता है बेटा, सबका नाम, अर्थात संज्ञा पद के सबका नाम, संज्ञा पद के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही क्या कहा जाता था बेटा, सर्वनाम कहा जाता था। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के बेटा तीन भेद होते हैं। पुरुषवाचक में याद रखना बेटा, इसमें कौन से आते हैं, मैं और बेटा क्या, हम। और उत्तम मध्यम पुरुषवाचक में जो आते हैं बेटा, तू आता है, या आपका बेटा तुम आते हैं बहुवचन में, या इसमें आपका भी प्रयोग कर देते हैं बेटा। अन्य पुरुषवाचक में बेटा इसमें यह है और आपका क्या बेटा, वह, या साथ में बेटा ये और क्या आते हैं आपके वे, ठीक है। मैं का प्रयोग उत्तम पुरुषवाचक में एक वचन में और हम का प्रयोग करते बेटा बहुवचन में, जबकि तू का प्रयोग मध्यम पुरुषवाचक में एक वचन में और तुम का करते बहुवचन में और आपका भी बहुवचन में करते हैं। यह का प्रयोग वह का प्रयोग एक वचन में करते हैं बेटा, और ये और वे का प्रयोग अन्य पुरुषवाचक में बहुवचन में करते हैं, ठीक है। यही चीज हमें यहाँ पर देखनी थी कि आप मुझे बताओ, उसने हम की बात करी बेटा, और हम तुम्हें सभी को पता हम क्या है, ये बहुवचन है, हम क्या बाल को, बहुवचन है, लेकिन यहाँ पर बी ऑप्शन में इसने एक वचन दे रखा है, ये यहाँ पर गलत था। बताओ बात सही है गलत है, क्योंकि हमने क्या बताया, उत्तम पुरुषवाचक में आता है, वेरी गुड, उत्तम पुरुषवाचक में आता है, एक वचन सूचक गलत है, बहुवचन होता है, बात सही है, उत्तम पुरुष में बहुवचन का काम करता है, ये बात सही है। अब समझ में आया आपको क्लियर कि इसका आंसर कैसे आया, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा, करिए बेटा अगला क्वेश्चन 7वां, क्या इसका आंसर होगा, करो सब जने। बताओ बेटा इसका आंसर क्या होगा कि क्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है, बताओ कौन सा कथन इसमें सही है क्रिया के संबंध में। बताओ बेटा, क्रिया अभिकारी शब्द है, क्या ये बात सही है। चलिए, क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के विकारी रूप में पाया जाता है, क्या ये ऑप्शन। क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूप में पाया जाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए बेटा आप क्या लगाओगे। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं बेटा, अच्छे लेवल के हैं, इन क्वेश्चनों से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। बताइए क्या आंसर लगाओगे। अगर बेटा आपने आंसर लगाया होगा इसमें सी ऑप्शन, तो ये करेक्ट आंसर है। क्यों है, क्योंकि क्रिया बेटा आपकी अविकारी नहीं होती है, क्योंकि क्रिया जो बेटा है आपका, वो क्रिया बेटा आपकी विकारी है। क्रिया क्या है, विकारी, अर्थात जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाता है उसे विकारी कहते हैं। क्योंकि जब हम व्याकरण पढ़ते हैं तो व्याकरण में जो बेटा पदों की संख्या होती है ना, याद रखना, पदों की जो संख्या होती है व्याकरण में, पदों की जो संख्या होती है वो 5 होती है, ठीक है। जिसमें कि पहला होता है बेटा एक संज्ञा, याद रखना, दूसरा होता है बेटा एक सर्वनाम, एक संज्ञा होता है और एक क्या होता है बेटा, सर्वनाम। तीसरा होता है बेटा संज्ञा सर्वनाम विशेषण होता है, जो पद होते हैं, पद 5 होते हैं। और चौथा होता है बेटा यहाँ पर क्रिया, क्या होता है बेटा, क्रिया। और पांचवा होता है बेटा इसमें आपका अव्यय, क्या होता है बाल को, अव्यय। जिसमें कि बेटा 4 जो होते हैं, ये 4 आपके विकारी होते हैं, अर्थात इनमें लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन हो जाता है, इसी कारण को विकारी कहते हैं। जबकि ये जो अव्यय होता है बेटा ये अविकारी होता है, केवल अव्यय ही अविकारी है, वरना आपका संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, क्रिया हो, ये सब बेटा आपके किसमें काउंट होते हैं, आपके विकारी में। तो इसलिए पहला ऑप्शन तो ये गलत हो गया बेटा, अविकारी। क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो क्रिया के विकारी रूप में पाया जाता है। भाई ऐसा तो नहीं कह सकते कि भाई कि केवल क्रिया के विकारी रूप में ही आपका ये पाया जाएगा, है नहीं, क्योंकि क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया का क्या कहलाता है बेटा, क्रिया का जो मूल रूप है, मूल जो रूप होता है बेटा, कभी अगर पूछेगा तो धातु कहलाता है। मतलब कि प्रत्येक क्रिया में धातु अवश्य उपस्थित होती है। जैसे मैं आपसे कह दूं बाल को, यहाँ पर मैं आपसे कह दूं बेटा जैसे खाना, मैं आपसे कह दूं बेटा यहाँ पर दौड़ता, ठीक है, मैं आपसे कह दूं बेटा यहाँ पर हंसता, ठीक है, मैं आपसे कह दूं बेटा यहाँ पर चला, मैं आपसे कह दूं बेटा यहाँ पर हंसी। अब मान लो इसमें हमें धातु निकालनी है, क्या निकालनी है बेटा, धातु, और बाद में प्रत्यय निकालने हैं, तो आप क्रिया में से प्रत्यय निकाल दो, क्योंकि क्रिया का जो निर्माण होता है वो 2 चीज से होता है। क्रिया जो बनती है बेटा 2 चीज से बनती है, धातु प्लस के साथ में क्या लगकर, प्रत्यय। क्रिया जो बनती है वो 2 चीज से मिलकर बनती है, कि जो क्रिया का जो निर्माण होता है वो 2 चीज से होता है, कि अगर क्रिया में बेटा 2 चीज से मिलकर बनती है, धातु प्लस के प्रत्यय से। किससे बेटा, धातु प्लस के प्रत्यय से। अगर मैं इसमें से प्रत्यय निकालता हूं बेटा खाना में,
तो ये दो चीज से टूटेगा बेटा, खा प्लस के क्या ना। मैं आपसे को बेटा दौड़ता में, तो तुम होगा बेटा दौड़ प्लस के क्या ता, सही है बेटा। इसमें कहोगे बेटा तो इसमें कहोगे बेटा हंस और प्लस के ता, ये लिखोगे बेटा। यहाँ चल में लिखोगे चल प्लस के क्या आ लिखोगे। यहाँ क्या लिखोगे बेटा हंस और प्लस के क्या ए प्रत्यय निकालोगे। तो कहने का मतलब ये जो लास्ट वाले हैं बेटा ये तो सब हो गए प्रत्यय, आप सभी को पता। ये जो बचा इनको कहा जाता है धातु। क्या कहा जाता है बेटा? धातु। याद रखना, तो क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहा जाता है। तो ये नहीं कह सकते कि बस विकारी शब्दों में धातु निकलेगी, कि क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। क्योंकि याद रखना क्रिया वही होगी जिसमें धातु है, ऐसी कोई क्रिया नहीं है जिसमें कोई धातु ना हो। क्रिया हमेशा धातु से ही बनती है, बात आपको याद रखना है। तो सभी रूपों में धातु पाई जाती है, इसी कारण इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? सी। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है? बताइए बेटा, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, इसकी पहचान क्या है? वाक्य में मुख्य क्रिया एक ही होती है, क्या ये इसकी पहचान है? इसमें दो वाक्य होते हैं, क्या इसकी ये पहचान है? एक प्रधान और एक समानाधिकरण उपवाक्य होता है और दोनों उपवाक्य आपस में स्वतंत्र रहते हैं और किसी योजक और अथवा किंतु आदि से जुड़े होते हैं, क्या ये सही है? क्या प्रधान उपवाक्य एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं? बताइए जरा, क्या इसका आंसर लगाओगे? सब जने बताओ। अगर बेटा तुमने इसका आंसर सी लगाया होगा तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बालकों जो संयुक्त वाक्य होता है ना, ये संयुक्त जो वाक्य होता है दो सरल वाक्यों के योग से बने वाक्य को ही क्या कहा जाता है बालकों? संयुक्त वाक्य। सीधी सी बात है, जब आपको लगे कि जब दो क्रिया, या तो बेटा दो क्रिया हो, या बालकों आपको लगे कि दो वाक्य, दो क्रिया या दो वाक्य अगर आपको योजक चिन्ह से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे मान लो और से, या बालकों आपसे तथा से, या बालकों आपसे एवं से, या किंतु से, या परंतु से, ठीक है, या लेकिन से, या इसलिए से, या अथवा से, या बालकों नहीं तो, या बालकों आपका फिर भी आदि। अगर तुम्हें लगता है बेटा कि ये दो क्रिया को जोड़ ले हो, ये दो वाक्यों को जोड़ लो ये चिन्ह, तो वो सेंटेंस कहलाता है आपका बेटा क्या? संयुक्त वाक्य। क्या कहलाता है बेटा? संयुक्त वाक्य। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए बेटा, तो इसलिए इसका बेटा क्या आंसर होगा? सी ऑप्शन। आगे चलते हैं बेटा। निम्नलिखित में किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? अब बताइए कौन सा ऐसा वाक्य है जो बेटा आपका शुद्ध है? बताइए सब जने। महादेवी वर्मा छायावादी कवित्री है, क्या ये शुद्ध वाक्य है? जब भी आप जाओ मुझे मिलना, क्या ये शुद्ध है? आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, क्या ये शुद्ध वाक्य है? या रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा, क्या बालकों ये शुद्ध वाक्य? बताइए क्या लगाओगे आप, क्या आंसर लगाओगे इसका? बताइए सब जने। अगर बेटा आपने इसका आंसर लगाया होगा डी, तो एक करेक्ट आंसर है। यही एक सेंटेंस ऐसा है जो आपका शुद्ध है, ठीक है। इसमें क्या गलती है बेटा? क्योंकि महादेवी वर्मा छायावादी कवित्री गलत लिखा हुआ बेटा ये, क्योंकि कवित्री जब लिखा जाएगा तो बेटा याद रखना कवित्री आपका इस तरह से लिखा जाएगा, जो त्रय पे मात्रा बेटा यहाँ पर बड़ी लगी, तो इसलिए वाक्य क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा सेंटेंस ये बेटा कि जब भी आप आओ मुझे मिलने, ये गलत है। ये शुद्ध रूप होगा बेटा आप जब आए तो मुझसे मिलें, ये इसका शुद्ध रूप होगा बेटा, ठीक है। तो इसलिए ये भी आपका गलत है। आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, आपका नहीं बेटा, यहां आपका नहीं आएगा, यहां आएगा आपके। क्या बेटा? आपके दर्शन पाके मैं धन्य हो गया। तो इसलिए बेटा यहां पर ये तीनों गलत थे, एक ही ऑप्शन इसका सही है, वो कौन सा? आपका डी। मैं क्लास लिखाऊंगा बेटा वाक्य शुद्ध वर्तनी की एक बार, जो आपको पूरा मटेरियल समझाऊंगा कि कौन सा वाक्य शुद्ध और कौन सा आपका अशुद्ध, ठीक है। चलिए आगे चलते बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए। शेष महेश गणेश दिनेश श्रेहु जाहि निरंतर गावे। बताइए बेटा इसमें कौन सा अलंकार है बच्चों? बताओ सब जने, कौन सा अलंकार लगाओगे बेटा इसमें? सब जने बताओ। कि उपमा अलंकार है, अतिशुक्ति अलंकार है, रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है? क्या लगाओगे बेटा सब जने? शेष महेश दिनेश।
तो याद रखना बेटा, अगर आपने इसमें अनुप्रास लगाया होगा तो एक करेक्ट आंसर है, क्योंकि अनुप्रास का मतलब होता है आवृत्ति, जहां वर्णों की क्रम से स्वरूप से अनेक बार आवृत्ति होती है, वहां पर कौन सा होता है बेटा, अनुप्रास अलंकार। यहां आप देखोगे तो बेटा से इस से की आवृत्ति अनेक बार हो रही है, यही आपका अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें, चंचल किरणें। तो देखो यहां पर बेटा, यहां पर च की आवृत्ति हो रही है कई बार, तो ये कौन सा होगा बेटा, आपका अनुप्रास अलंकार होगा। कौन सा होगा बेटा, अनुप्रास अलंकार होगा। जहां भी किसी वर्ण की आवृत्ति स्वरूप या क्रम से अनेक बार होती है, वो कौन सा होता है, आपका अनुप्रास अलंकार। ठीक है बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। इनमें से खोज का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है, बताइए खोज का अनेकार्थी कौन सा नहीं है बेटा इसमें, कि खोज का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है बेटा। यहाँ पर अनुसंधान, जिज्ञासा, तलाश या इच्छा पूर्ति, कौन सा खोज का नहीं है, बताओ बेटा, सब जने बताओ कौन सा खोज का अनेकार्थी नहीं है। अगर बेटा आपने लगाया होगा डी ऑप्शन तो ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि इच्छा पूर्ति जो होता है बेटा, ये होता है मंगल का और साथ में किसका, आनंद का। ठीक है, खोज माने खोजना, अनुसंधान, जिज्ञासा, तलाश, ये बिल्कुल बेटा सही है, जबकि यहाँ पर डी ऑप्शन आपका क्या था बेटा, गलत था। आपने डी लगाया होगा तो सही होगा। कुछ अनेकार्थी मैंने यहाँ पर पीडीएफ में लिख रखे बेटा। पानी का अनेकार्थी पूछेगा तो बेटा पानी का एक अर्थ, अनेकार्थी मतलब जिसके अनेक अर्थ होते हैं बेटा। पानी का एक अर्थ प्रतिष्ठा भी होता है, पानी का जल भी होता है, पानी का एक अर्थ बेटा क्या होता है, चमक भी होता है। गो का अनेकार्थी पूछेगा तो एक स्वर्ग भी होता है, पृथ्वी भी होता है, सूर्य भी होता है, गो का अनेकार्थी बेटा। अगर पूछे बेटा सारंग का अनेकार्थी, तो सारंग का एक अर्थ सांप भी होता है, एक अर्थ मेघ भी होता है, एक हरिण भी होता है। खग का अनेकार्थी पूछेगा तो खग का एक अर्थ पक्षी भी होता है, बाण भी होता है और तारा भी होता है बेटा। गंभीर का अनेकार्थी पूछेगा तो गंभीर का अर्थ घना भी होता है, भारी भी होता है और आपका क्या होता है बेटा, जटिल भी होता है। ये आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें आप देख लेना। जैसे विधि का अनेकार्थी पूछेगा तो विधि का बेटा युक्ति होता है, व्यवस्था होता है, तरीका होता है। दाम का पूछेगा तो धन, मूल्य, रस्सी होता है। कच का अनेकार्थी पापड़ी, झुंडा, बादल होता है। कंज का एक अर्थ अमृत होता है, केस होता है, कमल होता है। कली का एक अर्थ बेटा कलह, दुख, पाप होता है। वंश का एक अर्थ मासुरी और गोत्र, घराना भी होता है। क्षुद्र का बेटा थोड़ा, छोटा, कंजूस, नीच भी होता है। हार का अनेकार्थी सुंदर, विरह, हानि, थकावट भी होता है। और द्विज का अनेकार्थी बेटा चंद्रमा, ब्राह्मण, ये सब होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलिए बेटा। जो क्षीण न हो सके उसके लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा, वन वर्ड में बताइए बेटा सब जने। जो क्षीण न हो सके लिए उसके लिए एक शब्द क्या होगा वन वर्ड में बेटा, बताओ सब जने क्या होगा जो क्षीण ना हो सके। ए ऑप्शन अमिट, अक्षम्य या अपार या अनंत, बताओ क्या होगा। अगर आपने बेटा लगाया होगा सी ऑप्शन, मतलब कि यहाँ बेटा ये बी है, इसे बी कर लेना, सी कर लेना। ठीक है, अगर आपने लगाया होगा यहाँ बी ऑप्शन तो ये बिल्कुल आपका बेटा सही आंसर होगा, कि जो छिड़ ना हो सके उसे अक्षय के नाम से जानते हैं। एमिट बेटा जो मिट ना सके वो एमिट। अपार जिसे पार ना किया जा सके। अनंत बेटा जिसका कोई अंत न हो। अपार जिसे पार ना किया जा सके, एमिट जिसे मिटाया ना जा सके, अनंत जिसका कोई अंत ना हो, ये होते हैं। कुछ बनवर्ड है बेटा याद रखना। अगर पूछे खलबाट का अर्थ क्या होता है, खलबाट का, तो खलबाट माने होते हैं गंजे सिर वाला। जो गंजे सिर वाला होता है उसे बेटा क्या कहा जाता है, खलबाट। चीवर का अर्थ पूछे, चीवर का अर्थ क्या होता है, तो बोध भिक्षु का वस्त्र। बोध भिक्षु का वस्त्र का मतलब होता है बेटा चीवर। छिद्रन्वेषी, छिद्रन्वेषी पूछेगा तो दूसरों के किसी काम में त्रुटियां एवं दोषों को खोजने वाला छिद्रन्वेषी कहलाता है। जबकि छिदम्वेषी पूछेगा तो नकली वेश धारण करने वाला। ये छिद्रन्वेषी है, ये छिदम्वेषी है, अंतर याद रखना। जयंती किसी महापुरुष या संस्था की जन्म तिथि को जयंती कहते हैं। तंत्रण का मतलब पूछेगा तो तंत्र के अनुसार चलना या शासन में रखना, वो तंत्रण कहलाता है बेटा। ये बात आपको याद रखनी है। तंभावती का अर्थ होता है बेटा, तंभावती बड़े अच्छे अच्छे शब्द बेटा। तंभावती का अर्थ रात के दूसरे पहर में गई जाने वाली एक रागनी को ही क्या कहा जाता है, तंभावती कहा जाता है। तकाबी का मतलब होता है बेटा किसानों को और सरकार द्वारा दिया जाने वाला ऋण तकाबी कहलाता है। त्राता का मतलब होता है बेटा छुटकारा दिलाने वाला। तोमर का मतलब होता है 12 मात्राओं का एक छंद जिसके अंत में एक गुरु और एक लघु होता है, उसे तोमर कहते हैं। दत्तक कहते हैं बेटा विवाहित पुत्र बनाया गया है लड़का या गोद लिया हुआ पुत्र को दत्तक कहते हैं। दत्तात्मा कहते हैं बेटा स्वयं को किसी का दत्तक पुत्र कहलाने वाला बालक दत्तात्मक कहलाता है। दत्त अवधान कहलाता है बेटा किसी और ध्यान देने वाला। ऐसी दामाशाही
दामाशाही दिविलाए गई संपत्ति का पानेदारों में बंटवारा, या ये सारी चीजें बेटा आप पढ़ लेना, ध्याता ना लंबी क्लास हो जाएगी, मैं पीडीएफ में आपको दे दूंगा, बन बना कुछ इसके रिवीजन कर लेना अच्छी तरीके से, ठीक है ना। चलिए बेटा आगे देखेंगे तो बेटा और भी है, जैसे हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास के संबंध में शोध करते हुए अधिकांश शोधकर्ताओं ने आज की हिंदी के प्रारंभिक रूप को पुरानी हिंदी या अभट्ट के नाम से अभिहित किया है। इस अभट्ट के उद्भव का सही विकास क्या है, बताइए बेटा क्या क्रम था। सही क्रम क्या है बेटा, संस्कृत, प्राकृत, पाली, ये प्राचीन भाषाएं हैं जो क्रम से बताई गई है, इसे बताओ पहले कौन सी आती है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन। तो अगर बेटा आप सभी ने डी ऑप्शन लगाया होगा तो करेक्ट आंसर है, क्योंकि मेन इसका बेटा सबसे पहले थी आपकी वैदिक संस्कृत, पहली बेटा वैदिक संस्कृत थी, वैदिक संस्कृत के बाद बदली हुई बेटा आपकी लौकिक संस्कृत, जो वेदों में प्रयोग की गई थी आपकी वो वैदिक संस्कृत, और वेद से निकलकर जो लोक में प्रचलित होगी वो लौकिक संस्कृत, तब जाकर बेटा लौकिक से बनी वो खाली संस्कृत, तब जाकर आपकी बनी बेटा पाली, पाली से बेटा फिर क्या बदला वो उसका रूप प्राकृत, प्राकृत के बाद पाली प्राकृत, फिर अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद बेटा आपका क्या अभट्ट, क्या बना बेटा आपका अभट्ट, ठीक है। यही चीज आपको याद रखनी बेटा, तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अभट्ट, इसलिए आंसर इसका क्या था बेटा डी ऑप्शन। समझ में आ गया होगा, तो याद रखना कभी भी एक क्रम पूछे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है, बताइए बेटा दाएं से बाईं ओर कौन सी लिपि लिखी जाती है, बताओ सब जने। रोमन लिपि, फारसी लिपि, देवनागरी लिपि या रूसी लिपि, कौन सी ऐसी लिपि है बेटा जो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ये फारसी जो लिपि है बेटा फारसी, ये बेटा आपकी दाएं से बाएं लिखी जाती है, जबकि रोमन, देवनागरी और रूसी ये बेटा आपकी बाएं से दाएं लिखी जाती है। ये कैसे लिखी जाती है, ये बाएं से ये दाएं लिखी जाती है, जबकि फारसी जो लिखी जाती है बेटा ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं, बताइए बेटा पत्र से क्वेश्चन है कि जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहा जाता है, शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, टिप्पणी या करालीय ज्ञापन, बताइए। याद रखना जब कोई अधिकारी किसी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखता है ना, ठीक है, तो जब व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखा जाता है तो उसको अर्धशासकीय पत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है बालकों से, अर्धशासकीय पत्र कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा बी ऑप्शन। जब आपसे कभी पूछे कि जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखता है तो उसके अर्धशासकीय पत्र के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको पत्र की बेटा पीडीएफ जो मुझसे व्हाट्सएप के ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, पत्र की मैंने पीडीएफ दे रखी थी, उनमें से सारे पत्र के क्वेश्चन पढ़ लेना, उससे बाहर नहीं जाएगा, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है बेटा। तो अर्धशासकीय पत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो बेटा, जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कराल्य ज्ञापन एक साथ अनेक प्रस्तुतियों को भेजा जाए तो उसको क्या कहा जाता है, बताइए। मतलब अनेक अधिकारियों को अनेक प्रस्तुतियों जब कोई एक पत्र भेजा जाता है तो याद रखना उसे कहते हैं बेटा परिपत्र। क्या कहा जाता है, उसे परिपत्र कहा जाता है, ठीक है। परिपत्र जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कराल्य ज्ञापन एक साथ अनेक प्रस्तुतियों को भेजा जाता है तो उसे कहते हैं बेटा परिपत्र। ये चीज आपको याद रखनी है। किसी कृति के लिए मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, बताइए। किस कृति के लिए जो मनोहर श्याम जोशी है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, बताइए। सब जने बताओ बेटा इसका आंसर किसके लिए हुआ था। बताइए बेटा क्या आंसर है इसका। तो याद रखना किस कृति के लिए मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो याद रखना इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, ठीक है। ये बेटा इनका क्याप जो था ना, ये क्याप बालको इनका ये उपन्यास था। ये क्या था बालको, उपन्यास था, जिन्हें 2005 में क्या मिला था बेटा, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। ये बड़ा मोस्ट था। और भी उपन्यास है बेटा उनका, जैसे कुरु, अगर पूछे कुरु 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 स्वाहा किसका है, तो ये इन्हीं का ही है बेटा। ये पूछे कपास,
कपास किसका है बेटा, तो ये इन्हीं का ही है बेटा। पूछे आपसे एक बड़ा इनका अच्छा है बेटा, हरिया, हरिया, हरक्यूलीज, हरिया हरक्यूलीज की कहानी, हरिया हरक्यूलीज की कहानी अगर पूछे बेटा किसका उपन्यास है ये, तो ये भी एक उपन्यास है बालको, और ये भी बालको एक उपन्यास है, कुरुकुरु स्वाहा। ये मोस्ट उपन्यास है इनका बेटा, कुरुकुरु स्वाहा पूछेगा तो मनोहर श्याम जोशी का है, और हरिया हरक्यूलीज की कहानी भी इनकी है। क्या एक उपन्यास था जिन्हें 2005 में बेटा क्या मिला था, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चलिए अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। बताइए, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा बताइए। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, सबसे प्रिय अयोग्य व्यक्ति के पास अच्छी वस्तु का होना, बताइए क्या होगा। तो याद रखना इसका सही आंसर अगर आपने लगाया होगा बी ऑप्शन, तो एक करेक्ट आंसर है कि अयोग्य व्यक्ति के पास अच्छी वस्तु का होना ही छछूंदर के सिर में चमेली का तेल कहलाता है। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, बताइए बेटा। इंद्र का जीमूत वाहन होता है, बासव होता है, शक्र होता है, बताइए इंद्र का कौन सा नहीं है, कौन सा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, बताओ बेटा सब जने। तो अगर बेटा आपने लगाया होगा डी ऑप्शन तो एक करेक्ट आंसर है, क्योंकि पोलीमा जो होता है बेटा इंद्राणी का होता है। किसका होता है ये इंद्राणी का होता है, ये इंद्राणी का होता है बेटा, पोलीमा या पोलीमा कह दो या पोलीमिजा कह दो, ठीक है। ये इंद्राणी का होता है, जबकि बेटा ये किसके होते हैं, ये सब इंद्र के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है, इंद्र के। और भी होते हैं, जैसे देवेंद्र पूछ ले बेटा, देवेंद्र इंद्र का होता है, देवताओं का इंद्र। सुरेंद्र पूछ ले तो सुरेंद्र भी इंद्र का होता है, देवताओं का इंद्र। सुरेश पूछ ले, सुरेश भी इनका ही होता है, ठीक है, सुरेश पूछेंगे। जैसे आपसे महेश नहीं होगा बेटा, जैसे सुरेश हो जाएगा, दिवेश हो जाएगा, दिवेश भी इनका ही हो जाएगा, ठीक है, दिवेश भी उनका ही हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो देवेंद्र, सुरेंद्र, सुरेश, दिवेश ये सब इंद्र के ही पर्यायवाची बनाएंगे बेटा, ठीक है। ये आपसे बेटा देवनाथ पूछ ले, देवनाथ भी इनका ही है। ये आपसे सुरनाथ पूछ ले, सुरनाथ भी इनका ही है। ये आपसे बेटा अगर बात करूं आपसे सुरेश हो जाएगा, या मैं आपसे वहां कह सकता हूँ बेटा सुरेश्वर पूछ ले तो सुरेश्वर भी इनका ही हो जाएगा। या बेटा दिवेश्वर पूछ ले, दिवेश्वर तो दिवेश्वर भी इन्हीं का ही पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। मधवा पूछ ले, मधवा तो मधवा भी इनका ही पर्यायवाची है। पाशव तो हो ही गया बेटा इनका पर्यायवाची, ठीक है। ये सब किसके बेटा, इंद्र के, ठीक है बेटा, याद रखना। तो ये सब किसके पर्यायवाची है, इंद्र के पर्यायवाची है, ठीक है। देवताओं का जो नाथ या देवताओं का जो पति, देवताओं जो मालिक माना जाता है वो माने जाते हैं इंद्र। तो कभी भी देवता के पर्यायवाची के साथ आपको मालिक के या पति, नाथ, स्वामी, ईश बड़ा से लगे हुए दिखाई दे रहे हैं तो वो आपके इंद्र के ही कहलाते हैं, ठीक है बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है आज का, और इसे ध्यान से सुनना कि भाषा, भाव, बोली शब्द इन चारों में कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं। मतलब कि ये जो 3 शब्द दिए बेटा यहाँ पर, एक तो है भाषा, एक है बालको बोली, और एक है बालको आपका भाव। इन 4 में आपको बताना कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं, बताइए स्त्रीलिंग कौन से। तो मैंने आपको बताया था स्त्रीलिंग लगाने के लिए सबके आगे कैसी का प्रयोग करो, अगर कैसी से जवाब सही है तो अच्छा है। अब आप मुझे बताओ भाषा कैसी, बिल्कुल सही है। बोली कैसी, सही है। भाव कैसी नहीं होता है, भाव क्या होता है बेटा, कैसा होता है। इसका मतलब 2 ही इसमें क्या है बेटा, स्त्रीलिंग है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो लो बेटा आज का ये चौथा सेट भी, प्रैक्टिस सेट भी आपका कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जो बेटा नहीं जुड़ा हुआ है वो जुड़ जाना, फिर बता रहा हूं 8923941779 इस नंबर पर मुझे हाई भेज देना बेटा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, सारी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है बेटा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं बेटा अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तो अच्छे से रिवीजन करना सब जने, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके मुझे बता करें आपको वीडियो कैसे लगी, ठीक है बेटा। जय